एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट मीनोपॉज। आज इस वीडियो में हम मीनोपॉज क्या होता है, क्या इसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हैं, क्या इसकी पैथोफिजियोलॉजी है, क्या इसके साइंस एंड सिम्टम्स हैं, ट्रीटमेंट क्या है, सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम विमेन की एज को देखें तो हम उसकी पूरी एक तरीके से जो लाइफ है उसको 3 पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला मिनार्की, दैट इज़ द फर्स्ट ऑनसेट ऑफ पीरियड्स। पहली बार जब फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है उसको हम मिनार्की बोलते हैं, जिसकी एज लगभग 11 से लेके 15 ईयर्स होती है। इसके बाद में जो सेकेंड है दैट इज़ द रिप्रोडक्टिव एज, यानी कि 15 से लेके 45 ईयर्स ऑफ एज, जब फीमेल पूरी तरीके से रिप्रोडक्शन की क्षमता रखती है और उसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो पूरी तरीके से एक्टिव होते हैं और प्रॉपर तरीके से फंक्शन करते हैं। अब 45 ईयर्स के बाद में जो तीसरी एज आती है, तीसरा जो पॉइंट आता है फीमेल की लाइफ में, दैट इज़ मीनोपॉज, जब जो मेंस्ट्रुअल पीरियड्स हैं ये पूरी तरीके से परमानेंटली सीज आउट हो जाते हैं और इसकी जो एज होती है लगभग ये होती है 45 से लेके 55 ईयर्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है हम मीनोपॉज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में समझ ही लिया है, मीनोपॉज इज डिफाइंड एज द पीरियड when permanent cessation of the menstruation takes place in a woman due to loss of ovarian follicular फंक्शंस। तो ये हम ऐसा कह सकते हैं कि मीनोपॉज एक ऐसा पीरियड होता है जब फीमेल के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये पूरी तरीके से बंद हो जाती है। परमानेंट है ना, यहाँ पे परमानेंट वर्ड हमें ध्यान रखना है। पूरी तरीके से परमानेंटली ये सीज हो जाती है। किसके अंदर? विमेन के अंदर। कारण क्या है इसका? कारण है जो ओवरीज हैं ये अपना काम धीरे धीरे कम करने लगती हैं और एक पॉइंट पे आके ये अपना काम करना बंद कर देती है ना। तो ड्यू टू लॉस ऑफ ओवेरियन फॉलिकुलर फंक्शन, ठीक है। तो फॉलिकल्स हैं वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पर नहीं बनते हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है एंड इट मार्क्स द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव ईयर्स। तो नेचुरल है, बायोलॉजिकल है और एक ये इस चीज़ का संकेत देती है कि अब यहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव ईयर्स हैं ये एंड हो गए हैं, यानी कि फीमेल की अब जो रिप्रोडक्शन की क्षमता है वो चली गई है ना। एज क्या है? 45 से लेके 55 ईयर्स। अगर हम एवरेज देखेंगे तो लगभग इट कम्स टू 50 ईयर्स। अब इसका कॉज क्या है? तो इसका अगर हम कॉज देखेंगे तो इसका पहला जो कॉज है दैट इज़ बायोलॉजिकल एजिंग, है ना। तो ये कोई बीमारी नहीं है, इट इज़ जस्ट अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, क्योंकि बॉडी के अंदर एजिंग की वजह से जो जितने भी ऑर्गन्स हैं अब धीरे धीरे वो डीजनरेट करने लगते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है ओवरीज की। तो ओवरीज की धीरे धीरे एट्रोफी होने लगती है और जब ओवरीज की एट्रोफी होगी तो ओवरीज अपना जो फंक्शन है उनका वो करना बंद कर देंगे। और जब ओवरीज से 2 इंपॉर्टेंट हार्मोन्स जो रिलीज होते हैं दैट इज ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, जिसे हम रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स बोलते हैं, तो उनकी भी यहाँ पर कमी देखने को मिलती है और यही कारण है बेसिकली मीनोपॉज का। ये मेन कारण है, लेकिन इसके अलावा और भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि ओवेरेक्टमी। कोई कारण हो जिसकी वजह से ओवरीज हैं उनको सर्जिकली रिमूव किया हो, है ना। हो सकता है ओवरीज के अंदर सिस्ट हो, ओवेरियन कार्सिनोमा हो सकता है, एनी रीज़न जिसमें ओवरीज को हमने सर्जिकली रिमूव किया है। तो क्योंकि अब ओवरीज ही नहीं है तो डेफिनेट सी बात है कि रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हैं ये नहीं बनेंगे, ठीक है। देन थर्ड कॉज इज कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी। समटाइम्स क्या होता है, कार्सिनोमा का जो ट्रीटमेंट होता है तो उसका एज अ साइड इफेक्ट इट कैन रिजल्ट इन मीनोपॉज, ठीक है। प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी। अब कईयों बार ऐसा होता है कि ओवरीज अपने समय से पहले, जैसे कि यहाँ पर हम 50 ईयर्स मानते हैं ओवरीज का जो पूरा फंक्शनिंग का जो टाइम होता है, लेकिन अपने समय के पहले ओवरीज का जो फंक्शन है वो धीरे धीरे कम होने लगे तो डेफिनेट सी बात है जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है इनका भी लेवल धीरे धीरे कम होने लगेगा, विच कैन लीड टू मीनोपॉज। देन जेनेटिक्स एक कॉज है, फैमिली के हिस्ट्रीज में हो सकती है। एंड लाइफस्टाइल चॉइसेस, अगर आपका जो लाइफस्टाइल है उनमें अगर आप इन चीज़ों का चयन करती हैं जो कि आपकी हेल्थ के अगेंस्ट जाते हैं, जैसे कि स्मोकिंग हो गया या अनहेल्दी डाइटरी हैबिट्स हो गई या फिर स्ट्रेस हो गया, तो ये सारी चीज़ें भी एक्चुअली में ये सब क्या करते हैं, ये हार्मोन्स को डिसबैलेंस करते हैं और जब हार्मोन्स डिसबैलेंस होंगे तो इट कैन लीड टू मीनोपॉज एज वेल, ठीक है। अब अगर हम डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया को देखें, हम कैसे मान लें कि जो एक फीमेल है
वो मीनोपॉज की स्टेज पर आ गई है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं दिए गए हैं जो कि हमें समझने होंगे। पहला है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। तो पहला पॉइंट तो यही है, कितना, फॉर 12 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स। अगर 12 महीने तक लगातार फीमेल को मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है तो हम ये मान सकते हैं कि जो फीमेल है शी हैज़ अटेन्ड अ लेवल ऑफ मीनोपॉज। दूसरा, उसकी जो एज की जो रेंज है ये 45 ईयर्स से लेकर 55 ईयर्स के बीच होनी चाहिए। तीसरा, हम डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ये समझ सकते हैं, नो अदर कॉज, है ना, पीरियड्स के जाने का कोई और ऐसा कोई खास हमको रीज़न नहीं मालूम है, एंड नहीं है, एक्चुअली नॉट नहीं मालूम है, नहीं है, एंड अपीयरेंस ऑफ मीनोपॉजल सिम्टम्स। और जो मीनोपॉजल सिम्टम्स हैं जिसको कि हम अभी पढ़ेंगे, जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट मीनोपॉजल सिम्टम है हॉट फ्लशेस। तो अगर इस तरीके के सिम्टम्स कुछ फीमेल के अंदर देखने को मिल रहे हैं तो हम ये मान सकते हैं कि जो फीमेल है शी हैज़ अटेन्ड द लेवल ऑफ मीनोपॉज। देन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, इनका जो लेवल है ये बढ़ जाएगा, और जो ईस्ट्राडियोल है इसका जो लेवल है, इट इज़ अ टाइप ऑफ ईस्ट्रोजन, इसका जो लेवल है ये कम हो जाएगा। अब आपको मालूम है जब ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है तो ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के माध्यम से एफएसएच को बेसिकली ये स्टिमुलेट करता है एंटी पिट्यूटरी को, और एंटी पिट्यूटरी अब एफएसएच और एलएच का सिक्रीशन करती है, यानी कि ये दो हार्मोन्स आपस में एक तरीके से उल्टे चलते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्योंकि एस्ट्रोजन का लेवल कम हो रहा है तो डेफिनेटली एफएसएच और एलएच का जो लेवल है ये आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। हालांकि ये डायग्नोसिस करने की उतनी आवश्यकता नहीं होती। अगर 12 महीने तक फीमेल के अंदर पीरियड्स नहीं आ रहे हैं और अगर उसको मीनोपॉजल सिम्टम्स आ रहे हैं तो ये मान लिया जाता है कि फीमेल हैज़ अटेन्ड अ लेवल ऑफ मीनोपॉज। हम थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में ये फीमेल के अंदर हो क्या रहा है ना। तो पैथोफिजियोलॉजी बिहाइंड मीनोपॉज। अब मीनोपॉज हो रहा है तो अब जो ओवरीज हैं ओवेरियन फेलियर हो रहा है, और जब ओवेरियन फेलियर हो रहा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो ओवेरियन फॉलिकल्स हैं इनका जो नंबर है धीरे धीरे ओवरी के अंदर कम हो रहा है, ओवेरियन फॉलिकल्स कम बन रहे हैं और कम ये बेसिकली एक तरीके से रिलीज हो रहे हैं, है ना। तो जब ओवेरियन फॉलिकल्स का नंबर कम होने लगेगा तो यहाँ पे 3 चीज़ें हम देख सकते हैं। पहला, एन ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन नहीं होगा क्योंकि जो ओवम है ओवम ही नहीं बनेगा। जब ओवम नहीं बनेगा तो डेफिनेटली इट विल रिजल्ट इन इनफर्टिलिटी, क्योंकि जो फर्टिलिटी है उसके लिए ज़रूरी है ओवम और जो स्पर्म्स हैं आपस में फर्टिलाइज हो, है ना। तो ओवम नहीं बनेगा तो इट विल लीड टू इनफर्टिलिटी। दूसरा, ओव्यूलेशन नहीं होगा, जब ओव्यूलेशन नहीं होगा तो कॉर्पस ल्यूटियम नहीं बनेगा, कॉर्पस ल्यूटियम नहीं बनेगा तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन नहीं बनेगा, और जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का जो लेवल कम होगा इट विल लीड टू एमेनोरिया। ओके। अब डिक्रीज ईस्ट्रोजन सिंथेसिस बाय द ओवरीज। अब यहाँ पर जो ओवरीज हैं ये ईस्ट्रोजन को भी कम सिंथेसाइज करेंगी, है ना। तो अब ईस्ट्रोजन जब कम सिंथेसाइज होगा तो उसकी वजह से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, एट्रोफी ऑफ वजाइनल एपिथेलियम। जो ईस्ट्रोजन है ये वजाइनल एपिथेलियम को एक तरीके से हेल्प करता है ग्रो करने के लिए। अब जब ईस्ट्रोजन की कमी होगी तो वजाइनल एपिथेलियम की एट्रोफी होने लगेगी, और जब एट्रोफी होगी इट कैन लीड टू सेनाइल और एट्रोफिक वजाइनाइटिस, है ना। सेनाइल का मतलब होता है ओल्ड, क्योंकि एजिंग हो रही है तो इसकी वजह से जो सेनाइल वजाइनाइटिस है या फिर एट्रोफिक वजाइनाइटिस ड्यू टू एट्रोफी, है ना, ये भी देखने को मिलेगी। Then estradiol is produced by activity which causes osteoclast activation. अब अगर हम एक्चुअली में देखेंगे तो बेसिकली जो ईस्ट्रोजन है ये एक तरीके से जो ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को ये ऑस्टियोक्लास्ट को इनहिबिट करने का काम करते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे ईस्ट्रोजन की कमी हो रही है तो जो ऑस्टियोक्लास्ट हैं ये एक्टिवेट हो जाते हैं। जब ये ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिवेट होते हैं दे रिजल्ट इन बोन रिजॉर्प्शन विच रिजल्ट इन ऑस्टियोपोरोसिस। तो ऑस्टियोपोरोसिस होने लगेगा, और ऑस्टियोपोरोसिस जब होता है तो बोन डेंसिटी कम होने लगेगी विच कैन लीड टू फ्रैक्चर्स। ठीक है। अब जो तीसरा है, अगर हम देखेंगे ईस्ट्रोजन की कमी से तो इट विल रिजल्ट इन सम वेजोमोटर सिम्टम्स विच वी विल स्टडी लेटर। अब यहाँ पे एंड्रोजेंस की भी कमी होगी क्योंकि ओवेरियन फॉलिकल्स नहीं बन रहे हैं, तो एंड्रोजेंस की कमी होगी विच कैन रिजल्ट इन डिक्रीज लिबिडो इन फीमेल्स। तो जो फीमेल्स के अंदर सेक्स डिजायर भी यहाँ पर कम दिखने को मिलेगी। अब अगर हम स्टेजेस की बात करेंगे तो 3 स्टेजेस हैं बेसिकली, पेरीमीनोपॉज, मीनोपॉज एंड पोस्ट मीनोपॉज।
पेरीमीनोपॉज अगर हम देखेंगे तो ये ट्रांजिशन पीरियड लीडिंग अप टू मीनोपॉज। मीनोपॉज होने के पहले के जो 3-1 साल होते हैं उनको हम पेरीमीनोपॉज बोलते हैं, जिसकी एवरेज एज अगर हम मान के चलें तो इट इज़ 47 ईयर्स। क्या कारण है इसका? डिक्रीज ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन लेवल। अब ऐसा तो नहीं होगा कि एकदम से ओवरी अपना फंक्शन बंद कर दे, ये धीरे धीरे ये जो प्रोसेसेस होती हैं, तो धीरे धीरे जब ओवरी अपना जो फंक्शन कम करती जाएगी तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी धीरे धीरे कम होने लगेगा। इस स्टेज को हम बोलते हैं पेरीमीनोपॉज। दूसरी स्टेज है मीनोपॉज इटसेल्फ, यानी कि एंड ऑफ पीरियड्स एंड रिप्रोडक्टिव ईयर्स, है ना। अब यहाँ पर जो पीरियड्स हैं ये पूरी तरीके से बंद हो जाएंगे और ये इंडिकेशन है कि अब जो फीमेल है शी हैज़ लॉस्ट द पावर टू रिप्रोड्यूस एंड ओवरीज नो लॉन्गर रिलीज ओवम एंड हार्मोन्स। तो ओवरीज ने अब अपना फंक्शन बंद कर दिया है, ओवम को रिलीज नहीं करेगी, हार्मोन्स को रिलीज नहीं करेगी। और अब यहाँ पर जो फीमेल है ये पूरे जो मीनोपॉजल सिम्टम्स हैं इनको एक्सपीरियंस करती हैं। कुछ फीमेल्स ज़्यादा एक्सपीरियंस करती हैं, कुछ फीमेल्स कम एक्सपीरियंस करती हैं, बट दे गो थ्रू सम सिम्टम्स। इसको हम एग्जैक्ट मीनोपॉज कहते हैं, जिसकी एज लगभग एवरेज अगर हम मानेंगे तो 57 ईयर्स है। देन पोस्ट मीनोपॉज सिम्टम्स यहाँ पे थोड़े से आसान हो जाते हैं, और ये जो स्टेट है एक बार मीनोपॉज आने के बाद कि जो पूरे जो ईयर्स हैं फीमेल के वो पोस्ट मीनोपॉज के अंदर ही जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं इट इज़ आफ्टर मीनोपॉज, है ना। इट बिगिंस इन 50s में ये शुरू हो जाता है। जब भी मीनोपॉज होगा उसकी जो बाद की जो एज है वो पोस्ट मीनोपॉजल ही कहलाएगी, है ना। तो ये इट लास्ट फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ, पूरे लाइफ ये चलती है। अब अगर हम सिम्टम्स देखें तो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम ऑफ मीनोपॉज इज वेजोमोटर सिम्टम्स। वेजोमोटर सिम्टम्स के अंदर जो फीमेल है शी एक्सपीरियंसेस हॉट फ्लैशेस। अब ये हॉट फ्लैशेस होता क्या है एक्चुअली में? स्वेटिंग, फ्लशिंग ऑफ फेस, पैल्पिटेशन, एंग्जाइटी। जो मीनोपॉज की एज की जो वुमेन हैं उनके अंदर अगर हम देखेंगे तो उनके अंदर स्वेटिंग बहुत होती है, चेहरा एकदम से बिल्कुल लाल हो जाता है, पैल्पिटेशन उनको होगा और उनको एंग्जाइटी भी बहुत ज़्यादा रहती है। और ये जो एपिसोड्स हैं हॉट फ्लैशेस के ये लगभग 1 से 3 मिनट तक चलते हैं और दिन भर में अगर हम देखेंगे तो 5 से 10 बार ये आते हैं, ठीक है। अब इसका कारण क्या है? तो इसका जो मेन कारण है वो क्या है? वो है ईस्ट्रोजन हार्मोन की कमी। अब ईस्ट्रोजन ऐसा क्या करता है? अब आपको ये बात मालूम होगी कि हमारे ब्रेन के अंदर एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेंटर है जो कि हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, जिसे हम थर्मोस्टैट कहते हैं। और वो जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस का थर्मो रेगुलेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये जो ईस्ट्रोजन है इट कॉजेज इंस्टेबिलिटी इन द हाइपोथैलेमस thermoregulation, making hypothalamus more sensitive to slight rise in temperature। तो ये जो इस्ट्रोजन की कमी है ये इस हाइपोथैलेमस को बहुत सेंसिटिव बना देती है, और अब हाइपोथैलेमस जरा सा टेम्परेचर बढ़ेगा उसके लिए ही ट्रिगर हो जाता है। तो थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ा तो जो हाइपोथैलेमस है ये अपना एक्शन लेने लगता है, और जिसकी वजह से जो फीमेल के अंदर आपको स्वेटिंग, फ्लशिंग ऑफ फेस, पैल्पिटेशन ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि हाइपोथैलेमस बहुत ज़रा से चेंज ऑफ टेम्परेचर पे ही ट्रिगर हो जाता है और वो एक तरीके से वेजोडायलेशन करने लगता है, जिसकी वजह से फीमेल एक्सपीरियंसेस हॉट फ्लैशेस, ठीक है। अदर सिम्टम्स अगर हम देखेंगे तो अदर सिम्टम्स के अंदर पहला सिम्टम तो पीरियड्स का ही हो गया। एकदम से पीरियड्स नहीं जाते, पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, कभी वो हैवी भी हो सकते हैं, कभी वो लाइट भी हो सकते हैं, कईयों बार शॉर्ट साइकिल्स हो जाती हैं। तो ये जो इरेगुलरिटी है पीरियड्स के अंदर ये आपको देखने को मिलेगी। मूड स्विंग्स बहुत होंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्मोन्स का फीमेल की बॉडी के अंदर डिसबैलेंस हो रहा है, तो फीमेल इरिटेबल होगी, शी विल बी वेरी इमोशनल, है ना। अचानक से हो सकता है कि वो रोने लगे, अचानक से गुस्सा आ जाए, डिप्रेशन हो जाए। तो ये सारी चीज़ें मीनोपॉज के दौरान फीमेल्स के अंदर चलती रहती हैं। इंसोम्निया होगा, फ्लक्चुएशन इन ब्लड प्रेशर, इंसोम्निया यानी कि नींद ना आना, फ्लक्चुएशन इन ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर भी फ्लक्चुएट करता है और ज़्यादातर केस में जो ब्लड प्रेशर है यहाँ पर बढ़ता है। स्किन देखेंगे तो स्किन के अंदर ड्राइनेस मिलेगी, वजानाइटिस एंड यूरिनरी इनकंटिनेंस।
वजाइनाइटिस मिलेगी, इसका कारण हम अभी पढ़ ही चुके हैं। यहाँ पे देखो, हमने जब पैथोफिजियोलॉजी पढ़ी थी तो हम बहुत सारे जो सिम्टम्स हैं ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो वजाइनाइटिस का जो कारण है बेसिकली वजाइनल एपिथेलियम की एट्रोफी है एंड यूरिनरी इनकंटिनेंस। तो ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है जो यूरिनरी जो टिश्यूज़ हैं उनको भी एक तरीके से फंक्शन करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पर जो फीमेल है शी में एक्सपीरियंस यूरिनरी इनकंटिनेंस, यानी कि उसको बार बार शी विल हैव अर्ज टू यूरिनेट, फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन होगा, है ना, कंप्लीट इवैक्यूएशन ऑफ ब्लैडर यहाँ पर नहीं होगा, जिसे हम यूरिनरी इनकंटिनेंस कहते हैं। देन रिड्यूस्ड सेक्स ड्राइव, क्योंकि एंड्रोजन्स की भी कमी होगी तो देयर विल बी रिड्यूस्ड सेक्स ड्राइव, ड्राइनेस एंड लॉस ऑफ हेयर एंड ऑस्टियोपोरोसिस। और ऑस्टियोपोरोसिस का कारण क्या है, जो ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी है ये बढ़ जाती है। अब वैसे तो ये एक तरीके से बायोलॉजिकल एजिंग है, तो यहाँ पर एक तरीके से देर इज़ नो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड, ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे सिम्टम्स अपने आप ही सबसाइड हो जाते हैं। बट कईयों बार ऐसा होता है कि जो फीमेल है वो बहुत ज़्यादा सिम्टम्स को एक्सपीरियंस करती हैं, और अगर ऐसा हो तो फिर उस कंडीशन में हमको जो फीमेल है उसको ट्रीटमेंट देना ज़रूरी है। तो ज़्यादातर तो अगर हम देखेंगे तो ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है अगर फीमेल हेल्दी लाइफस्टाइल को एक्वायर करती है। हेल्दी लाइफस्टाइल का क्या मतलब हो गया, डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल, है ना, टाइम से उठना, टाइम से सोना, प्रॉपर तरीके से डाइट लेना, ठीक है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं पालना, ये सारी चीज़ें अगर वो करती है, फिजिकल एक्सरसाइजेज करना, खासकर कीगल एक्सरसाइजेज, ये कुछ स्पेशल तरीके की एक्सरसाइजेज होती हैं जो कि पेल्विक फ्लोर की मसल्स को स्ट्रेंथन करती हैं। तो अगर पेल्विक फ्लोर की जो मसल्स हैं ये स्ट्रेंथन होंगी तो यहाँ पे जो यूरिनरी इनकंटिनेंस की प्रॉब्लम है ये भी देखने को नहीं मिलेगी, धीरे धीरे सबसाइड हो जाएगी। ठीक है, फिर डाइट में अगर हम देखेंगे तो भरपूर डाइट लेना, जिसमें कि कैल्शियम रिच डाइट स्पेशली एंड विटामिन डी, है ना, क्योंकि कैल्शियम और जो विटामिन डी है तो ऑस्टियोपोरोसिस की जो प्रोसेस फीमेल को हो रही थी तो ये जो डाइट है ये इसको कवर करेगी। ठीक है, विटामिन डी का जो एक सोर्स है वो सनलाइट भी होता है। ओके, देन अगर इन चीज़ों से फीमेल के सिम्टम्स सबसाइड नहीं हो रहे, इन दैट कंडीशन वी हैव टू टेक हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, है ना। तो फीमेल को एडवाइस करना पड़ेगा हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के लिए। और क्योंकि यहाँ पे हम हार्मोन बाहर से दे रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि वी आर गोइंग अगेंस्ट द नेचर। नेचर ने ओवरी का जो फंक्शन है इसको कम कर दिया है, हार्मोन्स को कम कर दिया है, लेकिन हम आर्टिफिशियल तरीके से हार्मोन्स को फीमेल की बॉडी में दे रहे हैं। तो ये अगेंस्ट नेचर है। और हम कौन से हार्मोन्स दे रहे हैं, ऑफ कोर्स हम वही हार्मोन्स देंगे जिसकी यहाँ पर कमी हो रही है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन फीमेल को दिया जाता है, लेकिन इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और वो पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा कि हम इनको मिनिमम डोजेस में दें, और दूसरा हमको ये देखना पड़ेगा क्योंकि साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा होते हैं तो अगर नीड है तभी हमें देना है। साइड इफ़ेक्ट्स में अगर हम देखेंगे तो ऐसी फीमेल जो कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पे जाती हैं, दे में सफ़र फ्रॉम स्ट्रोक हो सकता है, उनको कॉलिसिस्टाइटिस हो सकती है, कार्सिनोमा बहुत ही ज़्यादा कॉमन देखने में जाता है, ब्रेस्ट कार्सिनोमा हो सकता है, ओवेरियन कार्सिनोमा हो सकता है, एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें फीमेल के अंदर हो सकती हैं क्योंकि ये जो हार्मोन्स हैं बेसिकली ये थ्रोम्बो एम्बोलिक होते हैं, है ना, ये थ्रोम्बस ब्लड वेसल के अंदर कॉज कर सकते हैं, तो डिमेंशिया भी कर सकते हैं। तो ये सारे इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। लेकिन इसका एक बेनिफिशियल इफेक्ट क्या है कि फीमेल को ये जो सिम्टम्स आ रहे थे तो वो जो सिम्टम्स हैं फीमेल्स के वो सबसाइड हो जाते हैं। तो हमको देख के देना पड़ेगा कि फीमेल को नीड है कि नहीं। और लास्ट में वजाइनल एस्ट्रोजेंस, अगर वजाइनाइटिस है तो इन दैट केस हम फीमेल को टॉपिकल जो एस्ट्रोजन की क्रीम्स हैं वो हम वजाइनाइटिस के लिए दे सकते हैं, है ना। तो ये था हमारा आज का वीडियो। तो आज हमने मेनोपॉज के बारे में डिस्कस किया। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।